हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का जो है चैप्टर 1 का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जो है आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी, यानी कि क्रांतिकारियों के युग की बात करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप जो है फ्रांसीसी क्रांति पढ़ के आओगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्लास 9th में मैंने फ्रांसीसी क्रांति को बहुत डिटेल वे में पढ़ाया है, तो आप ज़रूर पढ़ के आइए और फिर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को पढ़िए, ट्रिमेंडसली मज़ा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्रांतिकारी। देखिए 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से, यानी कि खत्म होने के भय से जो है अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया, टोटली अंडरग्राउंड हो गए। तो बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में ना क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन जो है उभर आए। ठीक है, और उस समय ना क्रांतिकारी होने का मतलब जो था वो उन राजतंत्रीय जो व्यवस्थाएं थी, ठीक है, या फिर पॉलिसीज कह लीजिए थी, उनका विरोध करने से था, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए ना प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। तो बेसिकली अगर मैं क्रांतिकारियों की बात करूं तो क्रांति जैसे हमारे यहाँ क्या था, भगत सिंह जो है, राजगुरु, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ये सब क्या थे? ये सब क्रांतिकारी ही तो थे, जो अपने देश को अच्छी तरीके से आज़ाद भी कराना चाहते थे और जो भी अंग्रेजों की कूटनीति से बनी जो भी गलत पॉलिसीज थी उनका जो है उनको मिटाना चाहते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार ये फ्रांस में भी ऐसे ही क्रांतिकारी थे। तो ज़्यादातर क्रांतिकारी जो थे ना वो राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था, इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैत्सिनी। क्या नाम था? ज्यूसेपी मैत्सिनी। उसका जन्म जो है 1807 में जेनेवा में हुआ और वह जो है ना कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और 24 साल की युवावस्था में जो है लिगोरिया में क्रांति लाने के लिए, क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया। उसके बाद जो है उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा जो था वो बर्न में यंग यूरोप। ठीक है, और इसके जिसके सदस्य जो थे ना वो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले कौन थे? युवा थे। तो मैत्सिनी का मतलब ये था कि विश्वास ये था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है और इसलिए जो है इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता है। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था और ये जो एकीकरण था, ये एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। अब उसके मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी ना गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा जो है राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक जो है गणतंत्रों के अपने स्वप्न से जो है मैत्सिनी ने क्या किया? रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब आइए बात करते हैं क्रांतिकारियों के युग। इनका युग था 1830 से 1848 के मध्य। अब देखिए जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने ना अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को ना क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी राज्य जो है, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व जो था ना उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया। ठीक है, जो कि शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग जो थे वे शामिल थे। अच्छा, पहले विद्रोह की बात करें अगर मैं, तो प्रथम विद्रोह जो था वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बूर्बो राजा, जिन्हें जो है 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था ना, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, यानी कि हटा दिया और उनकी जगह जो है एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया जिसका अध्यक्ष था लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। तो मैटरनिख ने क्या किया? मैटरनिख ने एक बार ये टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, यानी कि फ्रांस ही सर्वे सर्वा है, फ्रांस ही केंद्रीय शक्ति है। तो जुलाई क्रांति से जो है ब्रसेल्स में
भी विद्रोह भड़क गया। अब जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। अब एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया ना, वह थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान रखेंगे 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से क्या हुआ, यूनानियों की आज़ादी के लिए ना संघर्ष जो था वो 1821 में आरंभ हो गया। तो यूनान में जो है राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो क्या थे, जो प्राचीन यूनानी के प्रति जो है क्या रखते थे, सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने क्या किया कि यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर क्या करा, प्रशंसा की उसकी, और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध जो है यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने क्या किया कि धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध से लड़ने भी गए, जहाँ पे क्या हुआ कि 1824 में ना बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। तो एंड में क्या हुआ, 1832 में कुस्तुंतनिया की संधि ने जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। आइए अब बात करते हैं रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना की। देखिए, राष्ट्रवाद का विकास जो था ना, केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ है। राष्ट्र के विचार के निर्माण में जो है संस्कृति भी एक अहम भूमिका निभाई है। कला हो गया, काव्य हो गया, कहानियों हो गई, किस्से हो गए, संगीत हो गए, ये सारी चीज़ों ने जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। जिस प्रकार हमारे यहाँ बंगाल में जब जो है बंगाल का विभाजन हो रहा था, अंग्रेज जब कर रहे थे, तो कौन सा गाना चला था, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। और जो है कई सारे ऐसे लोकगीत चले थे, कलाएं चली थी, जिससे जो है राष्ट्र भाव जो है राष्ट्र देश यानी कि अपने देश प्रेम की भावना जो है वो जागृत होती थी। और उसी प्रकार फ्रांस में भी था, ठीक है। तो संस्कृति ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। अब आइए हम जो है रोमानीवाद को देखते हैं, ये क्या होता है। जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था ना, जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। आमतौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो रोमानी कलाकारों और कवियों ने ना तर्क वितर्क के आधार पर और जो है विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, और उसकी जगह क्या हुआ, उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। उनका बेसिकली प्रयास ये था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को जो है राष्ट्र का आधार बनाया जाए, ठीक है, उसमें सभी लोगों की सहभागिता हो। जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति जो थी उसके आम लोगों में निहित थी, ठीक है, यानी कि जनता ही सर्वे सर्वा है। और राष्ट्र की सच्ची आत्मा जो थी वो लोकगीतों, जन काव्यों, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। और इसलिए ना लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र निर्माण के लिए, परियोजना के लिए आवश्यक था। अब देखिए, स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल जो था वो प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। और जिनमें से जो है अधिकांश निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनमें जो है आप भाषण देके आप पढ़े लिखों को तो समझा सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोक साहित्य और स्थानीय बोलियों से आप किसको जागृत करना चाहते हैं, निरक्षर लोगों को। और ये खास तौर पर ना पोलैंड पर लागू था, जिसका 18वीं सदी के अंत में जो है रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने ना विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड जो है अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, ठीक है, किंतु क्या था कि संगीत और भाषा के जरिए ना राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। मसलन क्या हुआ कि कैरोल कुर्पिस्की ने जो है राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया। और पोलेनेस जो है और जो है माजूरका जैसे लोक नृत्यों को, ये नाम है लोक नृत्यों के, पोलेनेस और माजूरका लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। भाषा ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। भाषा ने क्या किया, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद जो था पॉलिश भाषाओं को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर क्या किया गया, रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। और 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ।
जिसे जो है आखिरकार कुचल दिया गया। अब इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया, ठीक है, और चर्च के ना आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में जो है पोलिस का इस्तेमाल किया गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये निकला कि बड़ी संख्या में जो पादरी थे और बिशपों को जो है जेल में डाल दिया गया और रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था और पोलिश भाषा जो थी रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब आइए ये बॉक्स की भी चीजें देख लेते हैं। ग्रिम बंधुओं की कहानी यानी कि लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम बंधुओं का जन्म जो है 1785 और 1786 में जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ, ठीक है। और जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे ना, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे और वे जो थे ना लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती ना, उसे लिख कर रख लेते थे। ये जो कहानियां थीं ये बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में क्या किया? 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली और इस बीच उन्होंने 33 खंडों में जो है जर्मन भाषा के शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। तो जो ग्रिम बंधु थे फ्रांस के वर्चस्व को ना जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। तो लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व के विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्र पहचान गढ़ने के व्यापक योजना का हिस्सा जो है वो मानते थे। अब देखिए, क्रांति होगी तो उससे भुखमरी भी फैलेगी, कठिनाइयाँ भी आएंगी, जन का विद्रोह भी होगा। तो अब हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ था कि 1830 के दशक में यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में ना पूरे यूरोप में, ध्यान रखेंगे, पूरे यूरोप में जनसंख्या में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई। अब आपको ये लॉजिक समझना होगा कि जनसंख्या में वृद्धि यानी कि उत्पादन में वृद्धि करना होगा। उत्पादन में वृद्धि, अब भाई जनता है तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको रहने का स्थान भी चाहिए, उसको खाने के लिए भोजन भी चाहिए, है ना। तो जबरदस्त वृद्धि हुई और ज़्यादातर देशों में ना नौकरी ढूंढने वालों की तादाद जो है उपलब्ध रोजगार से अधिक थी, यानी कि बेरोजगारी होना लाजमी है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी जो थी ना शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी और नगरों के जो है लघु उत्पादों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े की कड़ी जो है प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। अब भाई सब तो महंगे कपड़े नहीं पहन सकते ना, तो जो मशीन से इंग्लैंड में कपड़े बनते थे सस्ते, तो वो जो है देश में आने लग गए और उनकी कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ने लग गई। तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर जो है महाद्वीप से ऊंचा था, तो महाद्वीप को ये जो प्रतिस्पर्धा थी ना कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसका उत्पादन जो है मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था, ठीक है, लघु उद्योग टाइप, और केवल आंशिक रूप से ही जो है मशीनीकृत था वो, ठीक है, और जो है बेसिकली छोटे छोटे कारखानों में या फिर घरों में बनाए जाते थे। और यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने और किसी वर्ष फसल के खराब होने से शहर और गाँवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। अब भाई खाने पीने की चीज़ों की कमी होगी तो उसके मूल्य बढ़ेंगे तो एक नॉर्मल इंसान थोड़ी ना खरीद पाएगा, तो गरीबी फैलना जो है लाजमी है। तो 1848 जो था ना एक ऐसा ही वर्ष था। देखिए खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से क्या हुआ कि पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह विद्रोह होने लगे, अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली ने जो है एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया, यानी कि मत देने का अधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी, ठीक है।
जिस प्रकार हमारे देश में अभी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में काम के अधिकार की जो गारंटी देता है राज्य, है ना, और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले जो है 1845 में सिलेसिया के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे लेकिन दाम बहुत कम देते थे। अब भाई मेहनत हम करें, सारा जो है रात रात भर जागकर मेहनत हम करें और उसकी कमाई जो है दूसरा वाला ले जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो विद्रोह करना लाजमी है। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटनाएं जो है इस प्रकार बयान की, आइए हम भी देखते हैं। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे और उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद ये भीड़ जो है घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी से बनी नफीस चीजें तोड़ दी और एक अन्य गुट ने जो है भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर जो है उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ जो था पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया और वह जो है 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा और इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा 1848 में उदारवादियों की क्रांति के बारे में। देखिए 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से जो किसान मजदूर थे ये विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर जो थे ना पढ़े लिखे मध्य वर्ग जो थे, एक क्रांति भी हो रही थी। यानी कि फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, ठीक है, जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार के पर आधारित था, ठीक है। और यूरोप के अन्य भागों में ना जहां अभी तक जो है स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के जो है स्त्री पुरुषों ने जो है संविधानवाद की मांग को ना राष्ट्रीय एकीकरण के मांग से जोड़ दिया। अब उन्होंने जो है जनता में असंतोष बढ़ना तय है, तो उन्होंने बढ़ते जो है जन का असंतोष था उसका फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। और ये राष्ट्र जो थे ना, राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे जो है संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों की अगर मैं बात करूं तो जर्मन इलाकों में जो है बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने जो है फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को क्या हुआ, 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ना एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट सदस्य में जो है अपना स्थान ग्रहण किया और यह जो है संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता जो है एक ऐसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। और जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की ना, तो उनसे जो है उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और वही संसद का जो है सामाजिक आधार कमजोर हो गया। अब संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, एज यूजुअल बात है, ठीक है। और जिन्होंने ना मजदूर और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे क्या हुआ, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे और अंत में क्या हुआ, सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। तो क्या हुआ कि उदारवादी आंदोलन के अंदर जो था ना, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा भी विवादास्पद था। आप सभी को पता होना चाहिए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था,
तो ये भी मुद्दा जो है विवादास्पद था। हालांकि क्या हुआ कि आंदोलन में जो है वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और महिलाओं ने ना अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद आप देखो, इसके बावजूद उन्हें जो है असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया, मतलब वोट देने का अधिकार ही नहीं था उन्हें। और जब सेंट पॉल चर्च में ना फ्रैंकफर्ट सदस्य की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की, यानी कि सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन कर सकती थी, उसकी हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। आप ये सोच लो कितनी बुरी दशा सी थी यूरोप जैसे शहरों में, ठीक है। हालांकि रूढ़िवादी इलाकों में 1848 में उदारवादी आंदोलनों को जो है दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वो पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को ये समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अतः क्या हुआ, 1848 के बाद के वर्षों में ना मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने क्या किया, उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले चल चुके थे। अब इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई, जो कि एक कुप्रथा टाइप ही थी, ठीक है। और हैब्सबर्ग शासकों ने ना हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की। हालांकि इससे क्या हुआ, इससे जो है निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था। देखिए, उदारवादी राजनीतिक कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार जो है व्यक्त किए। देखिए, प्रकृति ने पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष जो ज़्यादा ताकतवर है, दोनों में से ज़्यादा निर्भीक और मुक्त है, उसे परिवार का रखवाला और भरण पोषण करने वाला बनाया गया। वह कानून उत्पादन और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। अच्छा, महिला जो कमज़ोर, निर्भर और दब्बू है, उसे पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। अच्छा, और जो है उसका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण करना है। देखिए कितनी नीची सोच है। आप ये सोचो कि जिस देश में, ऐसे देश में जहां महिलाएं जो है 50% का नेतृत्व कर रही हैं, वहां पे महिलाओं को ऐसा समझा जा रहा है कि वो जो है कमज़ोर हैं, निर्भर हैं, दब्बू हैं। मैं नहीं मानती हूँ इस खोखले कानून को, ठीक है। आज भी आप देखो, कहा जाता है कि महिलाएं बराबर हैं, बराबर का अधिकार मिल रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है। आप चाहे जिस भी सेक्टर में देख लो, संसद में देखो कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, 100 में से मुश्किल से 12 से 15% तक मात्र महिलाएं हैं। चाहे जिस भी सेक्टर, चाहे पब्लिक सेक्टर की, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो आप, महिलाएं बहुत कम हैं। और क्यों कम हैं? हमारे देश के इस खोखले सिस्टम की वजह से। और जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, अपने अधिकारों के कानून के लिए, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। और उस देश का विकास तभी होगा जब महिलाओं को वाकई में, वास्तविक रूप में जो है बराबर का दर्जा मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो उस जो है संसद में जो है मेंबर है, उसकी सोच की मैं बात कर रही हूँ। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा को खतरे में डाल देगी? लुइजे ऑटो पीटर्स एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना की। उनके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक में निम्नलिखित संपादकीय छपा। आइए हम जो है यह पूछे कि कितने पुरुष जो स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों से ओतप्रोत थे, सभी लोगों, सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे? जब उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आधी मानव जाति के फायदे के लिए है, यानी पुरुष। मगर स्वतंत्रता भाज्य है ना, स्वतंत्रता तो सबको मिल रही है, यानी कि स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होगा।
उसी अखबार के एक अनाम पाठक, जिसके पाठक का नाम नहीं पता है, ठीक है, 25 जून 1850 को संपादक को निम्नलिखित पत्र भेजा। महिलाओं को राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिसका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं, पुरुषों से ज़्यादा अच्छी तरीके से जिम्मेदारियां उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिलते जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या यह लज्जा की बात नहीं है? सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह एक पुरुष है, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को, जो काफ़ी संपत्ति की मालकिन होती हैं, इसी हक से वंचित रखा जाता है। क्या ये बेतुका नहीं लगता आपको? यद्यपि वे राज्य के रखरखाव में इतना ज़्यादा योगदान देती हैं। बात करते हैं नारीवाद की, तो देखिए, स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध होना ही क्या है? नारीवाद। विचारधारा के बारे में भी सुन लीजिए। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह, इसे कहते हैं विचारधारा। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। इसके बारे में हम जो है डिटेल वे में अगले पार्ट में जो है स्टडी करेंगे। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।